मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना करके डाला था द्रव्य गुण विज्ञान के किसी सिद्धांत के ऊपर। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्रेरित हूं और इससे आगे भी मैं आपके लिए उसी तरह के एक दमदार आयुर्वेदिक सिद्धांत है जिसको बस जरा सा कोई चीजें सुनने मात्र से संपूर्ण उसके इतिहास दिमाग में सेट हो जाता है। लेकिन आज मैं आयुर्वेदिक के जो ग्रंथ जहां पर चरक ऋषि ने ये जो 3 अवस्था पाक के बारे में जो बताया था, अगर आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हो तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप आयुर्वेद समझना सीखना और वैसे चाहते हो, प्यार करते हो, तो भी ये वीडियो आप अगर कुछ ज्यादा प्रयास करोगे समझने का, जरूर आपको आनंद आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो आयुर्वेद का क्लास भी होता है, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। www.ayushyogi.com वहां जाइए और जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। तो देखो, चरक संहिता में आचार्य क्या लिखते हैं कि प्रथम अवस्था पाक, जो कुछ भी आप भोजन करते हैं वो भोजन सबसे पहले अमाशय में जाएगा, वहां पकेगा, वहां एक रस निकलेगा, वह मधुर यानी मीठा होगा। शरीर में जो मधुर रस है वो कफ को बढ़ाता है। आचार्य आगे बोलते हैं कि उसके बाद वो अन्न पच्यमानाशय में जाएगा और वहां पर दोबारा पाक क्रिया होगा और वहां एक रस निकलेगा, वह रस अम्ल होगा यानी खट्टा होगा। आगे आचार्य बोलते हैं फिर दोबारा पक्वाशय में जाकर के फिर तीसरी बार फिर उसी अन्न का जब पाक क्रिया होगा तो यह पाक करने से वहां से रस निकलेगा जो कटु यानी एकदम कड़वा टाइप का। कटु मीन्स जैसे काली मिर्च पिपली, काली मिर्च खाने से कैसा रस निकलता है वो कटु है। सौंठ कटु, ऐसा रस उत्पन्न होगा। मधुर रस कफ को बढ़ाने के लिए, अम्ल रस पित्त को बढ़ाने के लिए, कटु रस वस्ती स्थान में पक्वाशय में तृतीय अवस्था के पाक के क्रम में कटु रस उत्पन्न होगा जो वायु को बढ़ाता है। लेकिन सुश्रुत भी इस विचार से कंफ्यूज है। उन्होंने सिद्धांत जरूर चरक के इस बात को हाँ जी तो बोला, लेकिन वो कहते हैं कि भाई द्वितीय अवस्था पाक अम्ल है, इस बात को मैं सहसा स्वीकार नहीं करता। दूसरे जो धन्वंतरी संप्रदाय वाले और दूसरे जो लोग हैं वो तो अम्ल रस को द्वितीय अवस्था पाक में मानते ही नहीं है बिल्कुल। और वो न मानने के पीछे का जो कारण है वो आप लोग भी अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उन महान ऋषियों की जो विचार है उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारे ज्ञान मिलता रहेगा। अम्ल रस के बारे में विदग्धे चाम्ल में वच, द्वितीय अवस्था पाक में अथवा पित्त जब ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा विदग्ध अवस्था में जब कोई अन्न रस जब जाता है तो वो खट्टा होता है। बाकी तो पित्त को बढ़ाने वाला कटु रस माना गया है। कटु ही पित्त का प्राकृत रस है। अवस्थिक रस बोलते हैं अम्ल को, मीन्स खट्टा रस को अवस्थित, एक अवस्था में अम्ल होता है वो। ऐसे प्रथम अवस्था पर कफ को बढ़ाने के लिए दो रस, एक है मधुर, दूसरा है लवण। लवण मीन्स नमक। एक अवस्था अवस्थिक रस है लवण, है ना, बहुत अधिक मधुर की स्थिति में वो लवण हो जाता है, या मधुर की जो पाक क्रिया में अगर विकृत होगा तो वो लवण होगा, नमकीन रस उत्पन्न होता है। लेकिन प्राकृत अवस्था कफ का प्राकृत रस कौन सा है? मधुर है। तो उनका मानना भी कहीं ना कहीं ठीक है। भाई अगर यहाँ आप मधुर प्राकृत रस ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको प्राकृत कटु लेना चाहिए। यहाँ आप अम्ल ले रहे हो, यहाँ अगर आप अम्ल ले रहे हो तो यहाँ आपको नमक लवण लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं। तो इसके ऊपर आप भी जरूर एक विमर्श आप हमें दे दीजिएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का एक सवाल है, एक शब्द है अम्ल रस। अम्ल के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा लड़ाई है। जब कभी हम इसके ऊपर और ज्यादा कुछ विमर्श करेंगे तो आपको आनंद आएगा। द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल चरक जी बोल करके तो चले गए, पर एक बहुत बड़ा लड़ाई का घर छोड़ करके चले गए। लोग इसमें लड़ते रहते, क्यों? ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अम्ल रस का जो विपाक है वो मधुर बोलते हैं,
कि अम्ल रस जो होता है मधुर विपाकी होते, कुछ लोग कटु विपाकी बोलते हैं अम्ल रस को, कुछ लोग अम्ल विपाकी बोलते, कहते नहीं अम्ल रस अम्ल ही विपाक का होता है। तो ये एक कंट्रोवर्सी, एक ये लड़ाई है बहुत बड़ा। लेकिन हमें इससे आनंद मिलता है। आनंद क्यों मिलता है? कैसे? कि हमें इससे ज्ञान मिलती है। रसों के संदर्भ में कभी न दिमाग से मिटने वाला एक सिद्धांत जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, हमारे लिए पर्याप्त है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इस कंट्रोवर्सी में आप रहो मत, कंफ्यूज आप मत हो, अम्ल रस है या नहीं है, क्या है कैसा है। बस उन्होंने ये दो चीज गुरु विपाक और लघु विपाक कहकर के अपने बोलती लोगों के बंद कर दिया। कहते हैं बंद करो, छोड़ो, कहाँ तृतीय द्वितीय प्रथम अवस्था पाक आप बोलते रहोगे। विपाक है, दो ही है, एक का नाम है गुरु, एक का नाम है लघु। जो शरीर में लघुता को पैदा करता है, जिसमें कटु धर्म है, जिसमें तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान जो व्यवस्था है, जो अन्न है, जो आहार विहार है, जिसमें लघु रुक्ष विशद और तीक्ष्ण गुण है, वो सभी वो ए टू जेड सभी लघु विपाकी है। लघु विपाकी शरीर में पित्त को और वायु को बढ़ाता है। पित्त और वायु जब बढ़ते हैं तो चीजें हल्का होता है, कम होता है, गिर जाता है, सूखने लगता है। और जब मधुर रस प्रधान गुरु विपाक जब होता है तो चीजें बढ़ती है, बनती है, बढ़ती है ना, उसके भार बढ़ता है, उसके साइज बढ़ता है, क्योंकि वहां जल और पृथ्वी महाभूत है। उसमें गुरु शीत स्निग्ध पिछिल गुण है उस गुरु में। भाई दो चीजें आप याद रख लो, दिमाग एकदम आपका कंप्लीटली हो जाएगा, आप किसी पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनानी वाले इसी चीज को पटक सा उन्होंने पकड़ लिया, अरे हमें नहीं तृतीय अवस्था पाक की स्थिति को नहीं समझना हमें, है जो त्रिगुणात्मिक जो अवस्था पाक है उसके झपड़े में नहीं जाना, हम जस्ट लघु है या गुरु है। जो जल्दी पचे वो लघु, जो देरी से पचे वो गुरु, काम खत्म हो गया। कोई ऐसा अन्न जो देरी से पचता है वो गुरु विपाकी, वो शरीर में गुरुता को, शीतता को, स्निग्ध और पिछिलता को देने वाला है, वो शरीर में शक्ति को देने वाला है, कफ को बढ़ाने वाला है, जो देरी से पचे। अब वो कुछ भी हो सकता है, इसमें झमेले की और इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो जल्दी पचे, जो बहुत जल्दी शरीर में जो डाइजेस्ट हो, वो लघु विपाकी, वो शरीर को हल्का करता है, लघु करता है, वो अग्नि को बढ़ाता है, वो वायु को बढ़ाता है, वायु बढ़े अग्नि बढ़े, वो कफ को ही यानी गुरु को वो कम करता है। बस ये एक सिद्धांत है। और यूनानी वाले उनका अपना विचार है कि भाई इसकी तासीर गर्म है या इसकी तासीर ठंडा है। गर्म यानी लघु, हर एक जो गर्म दवाई है शरीर में लघुता को देने वाला होता है। लघु मीन्स हल्का, चीजों को सुखाने वाला, उसको खत्म करने वाला, उसको घटाने वाला, उसको पिघलाने वाला, ये सभी गुण जो है ना गुरु, या मतलब क्या है कि उसको हम गर्म दवाई में होता है। गर्म तासीर का मतलब लघु विपाकी। लघु विपाकी मतलब वो शरीर में जाके किसी चीज के, किसी कफ के परमाणुओं को नष्ट कर रहा है, उसको पिघला रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको सुखा रहा है, चीजों को हल्का कर रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लघु विपाकी वाले द्रव्य खाने से इंसान को चक्कर आता है, इंसान को शरीर कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, मांस सूखने लगता है, शुक्र की कमी हो जाती है। जब किसी को नपुंसकता, शुक्र धातु क्षय हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु विपाक की क्रियाएं खत्म हो रही है, लघु विपाक की क्रियाएं बढ़ रही है। तो यहां से अगर हम लेकर के चले तो आप किसी व्यक्ति के आहार और विहार को सुधारने में आपको सिंपल सा पूछिए कि भाई उसको जब वो भोजन करते हैं तो भूख कितने देर में लगता है। जैसे अभी मैंने भोजन किया, कितने देर में भूख लगेगा? अगला बोलता है सर कल सुबह भी भूख नहीं लगती, यानी कि खाया हुआ चीजें मेरा पच नहीं रहा है। तो ना पचने का मतलब मेरे शरीर में क्या हो रहा है? गुरु विपाकी हो रहा है क्रिया। मुझे क्या चाहिए? उसके जस्ट विपरीत लघु विपाक करना है। कोई अगर आकर के बोलता है सर मैंने अभी भोजन किया, थोड़ी देर में मुझे प्यास लग रहा है, मुझे थोड़ी देर में भूख लग रही है, इसका मतलब क्या है? मेरे शरीर में लघु विपाक की क्रियाएं बढ़ रही है, मेरे शरीर में गुरु विपाक की क्रियाएं कम हो रही है। मुझे क्या देना चाहिए? जिसमें मधुर रस हो, जिसमें जल पृथ्वी महाभूत हो, जिसमें गुरु शीत स्निग्ध पिछिल गुण हो, ऐसी चीजें मुझे देना है।
तो ये एक अति सिंपल, अति सस्ता, बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाने वाला ऐसे सिद्धांत का के ऊपर मैंने अभी यहाँ आपके सामने विमर्श किया। आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अभी 9 तारीख से दोस्तों, 9 मई से हमारे यहाँ 40 दिन तक रेगुलर नाड़ी परीक्षण हर रोज रात के 8 से लेकर के 9 बजे तक विस्तृत नाड़ी परीक्षण के ऊपर चर्चा होगी, जहां पर हम द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम हर प्रकार के व्याधि के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां पर हर प्रकार के व्याधि के ऊपर किस तरह से इसी प्रकार एक चिकित्सा व्यवस्था बैठाना चाहिए, उसके ऊपर अभी हम एक नए सिरे से हम वहां पर चर्चा करेंगे। आपको नाड़ी की सिद्धांत की ज्ञान भी मिलेगा कि लीवर को कहाँ से देखना है, अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से दिखेगा, अगर किसी को थायराइड हो तो कैसे वो हमें नाड़ी परीक्षण करके देखना है। कंप्लीटली आपको वहां पर 40 दिन में आप क्या कुछ नहीं सीख पाएंगे, बहुत आनंद। अगर आप बिल्कुल आयुर्वेद में कुछ नहीं जानते, आपने कभी आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, आप एक गुरु के तलाश अगर आप कर रहे, तो वो तलाश यहाँ आपका पूरा हो जाता है। आइए 9 तारीख से उस विशाल उस क्लास में आप एंट्री कर लीजिएगा। 2100 रुपये हम लोगों ने उसके गुरु दक्षिणा के बारे में रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, लोग तो कई सारे पैसे लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं बस आप आयुर्वेद सीखे एक मिनिमम चार्ज से। तो दीजिए विदा, नमस्कार।